संभावनाओं का कोई अंत नहीं, हम संभावनाओं में जीते हैं। हम उस धरा में रहते हैं जहां ऊर्जा की कलम से नित नई इबारत लिखते हैं। दर्शकों नमस्कार। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, हम उम्मीद में जीते हैं और उम्मीद में वही व्यक्ति जीता है जो ऊर्जावान होता है, और अगर राज्य ऊर्जावान हो तो उस राज्य के सर्वांगीण विकास को कोई रोक नहीं सकता। उद्योग जगत इस कार्यक्रम में आज हमारा विषय है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की संभावनाएं, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री विजय साहू। आप छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा में सदस्य हैं। श्री साहू जी स्वयं ऊर्जावान व्यक्ति हैं। साहू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार शशांक जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। साहू जी, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य की हम जब भी बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रचुर खनिज है, वन संपदा है, और साथ ही ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ तो बिजली के मामले में इतना आत्मनिर्भर है कि सरप्लस बिजली से क्या कहा जाए कि समृद्ध एक राज्य है, और हमारे यहाँ से बिजली बाहर भेजी जाती है, लेकिन हमको बिजली की कोई कमी नहीं। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि हम जब ऊर्जा की बात करते हैं तो परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरह की बातें आती हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, परंपरागत ऊर्जा जो है, जो आप जान रहे हैं, जो जैसे कोयले से जी, जो ताप ऊर्जा थर्मल प्लांट चलते हैं, जी हाँ, और पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं, डीजल से चलती हैं, ये परंपरागत ऊर्जा है जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, इनका जो बिल्कुल। स्टॉक है, जी, तो ये अभी तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आने वाले भविष्य में इन चीज़ों की कमी होनी है। जी, तो इसलिए एक गैर परंपरागत जो ऊर्जा है, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, और अन्य तमाम तरीके की जो ऊर्जा है, गोबर से या एथेनॉल से, तो इन ऊर्जाओं का व्यापक उपयोग पूरे देश में चालू हो रहा है, हमारे प्रदेश में भी चालू हो रहा है, और इसकी बहुत संभावना है हमारे यहाँ। तो जैसे संभावनाओं की बात चल पड़ी है, तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ऊर्जा के विकास के लिए, अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सरकार जो है जो अक्षय ऊर्जा है उसके विस्तार के लिए, उसके संवर्धन के लिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, अक्षय ऊर्जा में तो जब से हमारा राज्य बना है तब से यहाँ पे कार्य चालू हो चुका है 2001 से। और अभी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वो स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, ऊर्जा विभाग के, तो उनका ध्यान और ज़्यादा इस अक्षय ऊर्जा पे केंद्रित है। और उन्होंने अक्षय ऊर्जा को एक समन्वित ऊर्जा के रूप दिया है। जैसे जितनी भी उनकी योजनाएं अभी आज की प्रदेश में चल रही हैं, जैसे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो धान की खरीदी हो रही है, तो धान की खरीदी हो रही, तो अब उनमें जो धान जो बच रहे हैं, शेष धान, उससे भी एथेनॉल बना के, और उसके लिए उन्होंने स्वीकृति के लिए केंद्र से स्वीकृति मांगा है, तो एथेनॉल बना के उस ऊर्जा को उपयोग करेंगे। और दूसरा, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जगह जगह सब उसके आपको काम दिख रहे होंगे, गाँव में, शहरों में जी। और गोबर भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिल रही है। अभी जो गोधन न्याय योजना चल रहा है, तो उसके तहत जो गोबर है उससे गोबर गैस बनाया जा रहा है जी, जो महिलाओं के काम आ रहा है। और अब भी अभी एक नया प्रयास जो चालू हुआ है कि गोबर से बिजली पैदा करने का जी, कुछ जगह पे काम चालू भी हो चुका है। तो इसमें कितना वाइबल है, ये चीज़ों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और आने वाले भविष्य में गोबर से भी बिजली का उत्पादन होगा। साहू जी, ये तो बहुत एक शुभ संकेत है कि गोबर से बिजली बनाई जाएगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जनता करेगी। जैसा कि आपने कहा कि इसके विस्तारीकरण के संदर्भ में, तो जैसे क्रेडा है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका काम कैसे चल रहा है? हमारे दर्शकों को इसलिए बताएंगे कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं वो क्रेडा शब्द तो जानते हैं, लेकिन क्रेडा ऑफिस तक कैसे पहुँचे, दफ्तर तक कैसे पहुँचे, ताकि योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें, तो उसके बारे में बताएंगे। जी देखिए, क्रेडा तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से जी 2001 में अस्तित्व में आ गया था,
और उस समय से इस विभाग में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए नित्य कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसका ढांचा ऐसा है कि ये मेन ऑफिस से लेके हर जिले में इसके कार्यालय हैं। जी जी। वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, तो इसके तमाम योजनाओं की जानकारी वहाँ पे अधिकारियों से मिलके ली जा सकती है। और काफ़ी कार्य इसमें अभी इस समय यहाँ पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। अच्छा, इसी से संदर्भित एक सवाल और है हमारा। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो कई बार परेशान हो जाते हैं। हम सुन तो लेते हैं, कार्यक्रम देख लेते हैं, लेकिन विषय वस्तु की जानकारी होने के बावजूद हम वहाँ तक नहीं जा पहुँच पाते। तो क्या ग्रामीण अंचलों में अक्षय ऊर्जा के संबंध में, जैसे सोलर पंप है, सोलर से संबंधित जो मशीन लगती है, जो छत्ते लगते हैं, तो उस संदर्भ में आप लोगों का जो अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण है वो ग्रामीण इलाकों में जैसे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे ऐसा कुछ कार्यालय खोलता है या जानकारी देने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाता है? नहीं, एक एक्चुअली जो हमारे विभाग का मुख्यालय जिला मुख्यालयों में कार्यालय है। अच्छा। लेकिन जो हमारे सरकार के अन्य विभाग हैं, जो जनपद है, ब्लॉक है, उनसे हमारा समन्वय रहता है। तो गाँव में जो भी मांग रहती है वो ग्राम सचिव के माध्यम से जनपद में आती है। अच्छा, ग्राम सचिव के माध्यम जी, और क्रेडा में आके या उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से क्रेडा में आती है और फिर उस पर विचार करके जो निर्णय लिया जाता है। अच्छा, तो अक्षय ऊर्जा के संबंध में किस तरह की चुनौतियां आती हैं? जैसे आप चूंकि अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में सदस्य हैं, आप लोग जब उस कार्यक्रम को संचालित करते होंगे और लोगों को जानकारी देते होंगे, ख़ास करके हमारे जो बहुत सारे ऐसे दर्शक जो ग्रामीण अंचलों से जुड़े हैं, तो वो लोग जैसे सोलर पंप के माध्यम से खेतों में पानी की सिंचाई करना चाहते हैं, है ना। गैस, जैसे आपने कहा गोबर गैस का है, तो जैसे कोई किसान है वो चाहता है कि वो सोलर पंप लगाए, तो उसके लिए क्या मानदंड रहता है? वो किस तरह के, क्या सीमांत कृषक, लघु कृषक, बड़े किसान हैं, वो लोग उसका कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, उसमें सभी को लाभ मिल रहा है। अच्छा। छोटे बड़े सारे किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सब्सिडी की स्थिति क्या है? जी जी, सब्सिडी उसमें ऐसा है खरे साहब जी कि खास करके इसमें जिसमें किसानों के लिए आप जो बोल रहे हैं, हाँ, सिंचाई पंप पे, तो लगभग 5 HP का जो उसका मोटर रहता है 3,20,000 का आता है। पर सरकार ने, राज्य सरकार इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को लगभग 95% का सब्सिडी और अन्य को 90% का सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एक सब्सिडी है, बहुत बड़ी सब्सिडी है। जी जी। इसी तरीके से पेयजल के लिए जो पंप लगे हुए हैं सौर ऊर्जा के, उसमें 100% जी जी सब्सिडी है। इसी तरीके से जो अभी विकलांगों के लिए एक ट्राइसिकल बनाया जा रहा है, हमारे यहाँ पहला प्रयोग हो रहा है छत्तीसगढ़ में। वाह, क्या बात है ना। तो उसमें भी लगभग 75,000 रुपये प्रति नग की सब्सिडी सरकार उसमें दे रही है। तो एक बहुत सारे कार्यक्रम है और सब में कुछ न कुछ अनुदान सरकार अपनी ओर से दे रही, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके आने वाले समय में। जी। साहू जी, जैसे जो पहुंचविहीन इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जो दुरूह स्थल हैं, उन जगहों पे सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसके लिए कोई स्पेशल विशेष तौर पे कुछ काम करते हैं आप लोग? निश्चित तौर पे जिन इलाकों पे अभी विस्तार से बताएंगे, बल्कि क्योंकि ऐसा है कि हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इससे भी जुड़े हुए हैं, तो उनको लगना चाहिए कि भाई हाँ, हम इस अक्षय ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और लाभ प्राप्त करें। और सरकार की वैसे भी योजना है ही कि अक्षय ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उपयोग हो। जी जी जी, निश्चित रूप से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाई है जी, वहाँ के लिए एक सौभाग्य योजना है और एक दीनदयाल ज्योति योजना है। अच्छा। जिसके माध्यम से उन गाँवों पे विद्युतीकरण किया जा चुका है। अच्छा। और लगभग उसमें अभी जो चल रहा है, जो योजना चल रहा है उसमें 970 गाँव के आसपास को विद्युतीकरण किया गया है। 970 गाँव? जी जी। और सौर ऊर्जा से? सौर ऊर्जा से। वाह, क्या बात है। 1,40,000 परिवारों को उसका फायदा मिला है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये कार्य तो लगातार चल रहा है विद्युतीकरण का। इसके अलावा भी जो अभी और अन्य आवेदन आ रहे हैं तो उसको विभागों को प्रेषित करके भेज दिया गया है, उस पर भी जल्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
अच्छा, जी। तो जैसे आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही, तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए या दिव्यांगों के लिए, जैसे आप बता रहे दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल बनाई जा रही है, कोशिश की जा रही है वो सौर ऊर्जा से संचालित हो, तो हम किसी योजना को महिलाओं तक या दिव्यांगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि गोबर से ऊर्जा हम लोग पैदा कर रहे जी हैं, जी। गोबर का गैस बन रहा है, तो वो तो सीधे महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम है। उसमें हमारी जो गोबर गैस से आज उनको जो आज गैस सिलेंडर ले रहे हैं काफ़ी महंगा मिल रहा है, तो गोबर गैस काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। अच्छा। और उसको आधुनिक उपकरण मिल रहा है, तो उनका काम बहुत आसान हो जा रहा है खाना वाह, पकाने क्या का, बात है। जी जी। है ना। इसके अलावा जो पंप लग रहे हैं पानी खींचने के, जो हैंड पंप के लिए, तो हैंड पंप में अब जो सोलर पंप लग जा रहे हैं तो उनको पानी आसानी से मिल जा रहा है, तो उनका समय बच रहा है, श्रम बच रहा है, श्रम बच रहा है। वो समय वो अपने परिवार में दे के और उसको परिवार को ज़्यादा गुणवत्ता युक्त बना पा रहे हैं। ये महिलाओं के लिए, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं विकलांगों के लिए, जी जी। दिव्यांगों के लिए, तो उसके लिए मैंने जैसा बताया कि सरकार ने एक ट्राइसिकल छत्तीसगढ़ में प्रयोग हुआ है। वो ट्राइसिकल मिलने से फिर उनको कहीं भी आने जाने में बहुत सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना को भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है अभी। अच्छा जी। साहू जी, जैसा कि आजकल समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में रायपुर रेल मंडल जो है वो अक्षय ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अपना रहा है। जी जी। और आने वाले कल में प्रति वर्ष 360 करोड़ रुपए बचाए भी जाएंगे। जी जी जी। बिजली से जो अभी खपत हो रही है उसकी तुलना में। तो ग्रामीण इलाकों की बात तो हमारी हो गई, क्या इस अक्षय विकास योजना को, इस ऊर्जा को हम संरक्षित करके शहरी इलाकों में बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे भवन बने हुए हैं जहाँ पे एसी चलते हैं, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम चलता है आप लोगों का? निश्चित रूप से शहरों पे, और ख़ास करके सरकार ने प्रारंभ अपने आप से किया है। जी। जितने हमारे सरकारी कार्यालय हैं, हमारी नई राजधानी में लगभग 1 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है जी, जिससे नई राजधानी में जितनी बिजली की हमकी आपूर्ति है वहाँ से हो रही है। वाह, क्या बात। तो इसी तरीके से जितने हमारे छात्रावास और आश्रम हैं लगभग 1800 के आसपास, उनको अक्षय ऊर्जा से जोड़ा गया है। क्या बात। लगभग 3000 से ज़्यादा हमारे सरकारी दफ्तरों को जोड़ा गया है। 3000 से ज़्यादा? जी जी जी। और लगभग 1300 अस्पतालों को अक्षय ऊर्जा से जोड़ा गया है, और इस मामले में हमको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी वहाँ पे प्राप्त हुआ है। वाह, क्या बात। एक ये योजना लगातार सरकार अपने स्तर पे करे जा रही है। अब इसको प्राइवेट सेक्टर में भी अब लोग रुचि ले रहे हैं कि अपने घरों पे या अन्य भी तरीके से इस ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। तो जैसा कि अभी हमने रेल मंडल के संदर्भ में बताया, तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े प्रतिष्ठान, बड़े विभाग जो इस तरह से स्वीकार रहे होंगे, तो वैसा कुछ वर्णन है आपके पास? जी, अभी कुछ योजनाएं आई हैं। अभी राजनांदगांव में भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, दुर्ग में भी लगे हुए हैं जिनकी क्षमता ज़्यादा है, और वो वहाँ से ऊर्जा पैदा करके ग्रिड में दे रहे हैं और वो बाहर उसको वो बेच रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल स्तर पे। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। कमर्शियल स्तर पे हो रहा है, और ये अब धीरे धीरे जागरूकता जैसे जैसे आते जा रही है और काफ़ी प्रोजेक्ट आएंगे इसमें। अब छोटे छोटे किसान लोग भी अब रुचि ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों के लिए, पर चूंकि वो कमर्शियल मामला है तो उसकी जांच परख जरूरी रहती है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, वो उनको वो रेट जचेगा कि नहीं जचेगा किसानों को, तो उन सब चीज़ों को सोच समझ के वो फैसला ले, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। अच्छा साहू जी, एक दूसरी बात ये है, हम जब किसी उद्योग के संचालन की बात करते हैं या किसी प्रोजेक्ट के संचालन की बात करते हैं, और ख़ास करके हम जब अक्षय ऊर्जा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो अक्षय ऊर्जा के विभाग द्वारा, अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा, अभिकरण द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में कुछ प्रयास किए जाते हैं। देखिए, इसमें मैंने अभी बताया जितने जगह भी अक्षय ऊर्जा पे काम चल रहे हैं जी, तो आप वहाँ पे जितने भी प्लांट लग रहे हैं जी, वहाँ पे सिविल काम हो रहा है, वहाँ पे मशीनरी लग रही है, तो मशीन भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी रोजगार मिल रहा है, मानव श्रम को उससे फायदा हो रहा है, बहुत मिल रहा है। अभी मैं जो यहाँ पे जो प्रयास चल रहा है छत्तीसगढ़ में, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वो उसको इंटीग्रेटेड तरीके से लागू कर रहे हैं। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था कि जैसे धान की खरीदी हो रही है, तो धान की खरीदी से किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है। अगर एथेनॉल की हमको और मंजूरी मिल जाएगी, जैसे कि आज 2-3 दिन पहले ही
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि जो एथेनॉल की मात्रा अभी वो ड्यूलेक्स जी जी फ्लेक्स इंजन बनाने की बात कर रहे हैं। जी जी तो फ्लेक्स इंजन में आप पेट्रोल डीजल और प्लस एथेनॉल, अभी 5 से 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आगे 2-3 सालों के अंदर 20% का प्लान है। पर नितिन गडकरी जी चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में शुद्ध एथेनॉल से गाड़ियां चले। अच्छा तो ये ब्राजील जैसे देशों में 80% गाड़ियां शुद्ध एथेनॉल से चल रही हैं। जी उन चीज़ों को लागू करना चाह रहे हैं। तो एथेनॉल की बहुत एक मांग रहेगी। अच्छा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि एथेनॉल प्लांट की मंजूरी मिले। अभी 2 शक्कर कारखानों में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं और जिस दिन ये धान से एथेनॉल बनाने की मंजूरी मिल जाएगी तो उस समय आप इनका मानना है मुख्यमंत्री जी का कि हम दूसरा फसल रबी फसल भी खरीदेंगे। अच्छा, तो आप सोचिए एथेनॉल भी बनेगा, 2 फसल यहाँ पे लगेगी, 2 फसल सरकार खरीदेगी, किसान लाभान्वित होंगे। किसान लाभान्वित होंगे तो मजदूरों को साल भर भी काम मिलेगा गांव के। तो माइग्रेशन बंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल, मजदूरों को भी अच्छी आमदनी पलायन होगी। बिल्कुल नहीं होगा। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सभी प्रदेशों में जीएसटी काफी घट गई थी, पर छत्तीसगढ़ में चूंकि किसानों के पास पैसा था इसलिए मजदूरों के पास पैसा था और वही पैसा व्यापार में गया इसलिए व्यापारियों के पास पैसा था। तो पूरे देश भर में सबसे अच्छा जीएसटी कलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो ये फायदा एक इंटीग्रेटेड जो समन्वित प्रयास हो रहा है। आप जो गांधी जी की जो अवधारणा था कि हमको गांव को समृद्ध बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, जी जी उस दिशा में जो प्रयास है और ये ऐसा अनूठा प्रयास अभी भारत में कहीं नहीं हुआ है। अब मैं समझता हूँ विश्व में नहीं हुआ है, जिसमें जनमानस को भी आप जोड़ लो, जी जी उनके भी फायदे के लिए काम हो, अक्षय ऊर्जा का भी काम हो और लोगों को जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लाभान्वित आर्थिक रूप से भी हों, सामाजिक रूप से हों और पर्यावरण के दृष्टिकोण से हों। इन सारी ऊर्जाओं से आपको पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है। तो इसमें काफी अपार संभावनाएं हैं और एक मॉडल यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। ये मॉडल पूरे देश में अभी काम आएगा। अच्छा, और देश भर के लोग देखने आ रहे हैं। जी जी हमारी संसदीय समिति के लोग आए थे, कई प्रदेश, अभी गुजरात की टीम आई थी वहाँ की विधानसभा की, और वो जाके काफी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि धरातल पे कार्य चल रहा है और ये काफी अच्छा काम है। लोगों को फायदा मिले, पूरे देश को फायदा मिलेगा इससे। ये चल रहा है हमारे यहाँ। जैसा आप बता रहे थे कि हमारा जो राज्य है इस मामले में एक मॉडल साबित हो रहा है और दूसरे राज्य हैं वो अनुकरण भी कर रहे हैं जी। और इस बात को स्वीकार रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और सरकार जो भी कर रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। साहू जी, हम एक सवाल ये भी पूछ रहे थे कि हमारे जो चाहे शहरी उपभोक्ता हों चाहे ग्रामीण हो, वो अगर मान लीजिए इस संयंत्र को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन जो होती है, मतलब आखिर वो जाके संपर्क कहाँ करें और करें तो कैसे करें, ये बात आती है। नहीं, मैंने अभी जैसे अभी बताया ग्रामीण क्षेत्र जो है तो समय समय पे हमारे क्रेडा के द्वारा जो सर्कुलर जारी होता है सारे जनपदों में जाता है, वहाँ से गांव-गांव तक जाता है। अच्छा, तो अभी जो भी आवेदन है गांव के माध्यम से तो आ रहा है ग्रामीण है, पर शहरों में हमारे हर जिला मुख्यालय में हमारा कार्यालय है, वहाँ पे हमारे अधिकारी बैठ रहे हैं। वो आप जितनी योजनाएं हैं, जिस भी टाइप की चीज़ें हमारे शहर को उपभोक्ता लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में वहाँ पूरी विस्तृत जानकारी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी सभी जिले में, मुख्यालय में। उसके बाद हमारा रीजनल ऑफिस है, फिर जोनल ऑफिस है, फिर हेड ऑफिस है। अच्छा, एक ढांचा है, तो कोई तकलीफ नहीं हो रही लोगों को। अच्छा। वहाँ पे सारी जानकारियाँ, किसमें क्या अनुदान मिल रहा है, कैसे उसको स्थापित किया जा सकता है, कितने दिन लगेंगे, क्या मेंटेनेंस है, सारा जानकारी वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स जो है, अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो जैसे आपने कहा जोनल के हिसाब से, तो इसमें कुछ विशेषीकृत स्थान या क्षेत्र तो नहीं है कि अपन जैसे सरगुजा संभाग है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे बस्तर है, दुरूह इलाका है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है, ऐसा कोई क्षेत्र विशेष को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में कुछ काम तो नहीं कर रहा है? निश्चित रूप से जो हमारे जंगली क्षेत्र है, हमारे वनवासी भाई हैं, वहाँ पे आप जान रहे हैं कि बिजली पहुँच नहीं पाई थी, तो उस क्षेत्रों को तो विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और बसाहट भी ऐसी रहती है, बोलने को एक गांव रहता है लेकिन वो गांव में 20-20, 30-30 घर, 10-10 घर ऐसे दूर दूर में बसे रहते हैं, किलोमीटर दूर में। जी जी। तो वहाँ पे जहाँ दिक्कतें हो रही हैं, अभी यहाँ नक्सल समस्याएं चल रही हैं, तो वहाँ सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। अच्छा, और निश्चित रूप से उस क्षेत्रों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि वहाँ जल्द से जल्द उनको लाभान्वित किया जा सके इस मामले में। साहू जी, एक चीज़ और पूछ रहे थे कि जैसे ये तो हो गई ग्रामीण इलाकों की बात, जो दूर इलाके हैं,
सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जन चेतना पैदा करना, है ना, कि अधिक से अधिक लोग उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। तो उसके लिए चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, या आप लोगों के प्रचार माध्यम से हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों का प्रोग्राम चलता है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जन चेतना की जो आप बात कर रहे हैं जी, एक बहुत व्यापक विषय है जी, और बहुत जरूरी विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जी जी। और इसमें सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इवन विश्व स्तर पे भी इस पे कार्य चल रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। आप देखिए, हमारे पास आज जो संसाधन है कोयले का, वो आमतौर पे जंगलों में है, पहाड़ों में है। अगर हम उसका दोहन कर रहे हैं तो आज हमारे पहाड़ कम हो रहा है, हमारे जंगल कम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहाड़ और जंगल जब हमारे कम हो रहा है तो हमारे वन्य जीवों पे प्रभाव पड़ रहा है, उनको जगह नहीं मिल रही है। आए दिन आप देखते हैं कि हाथी गांव के अंदर घुस जा रहे हैं, शहर के अंदर शहर के अंदर तक आ गए, रायपुर के आसपास आ गए, तोड़फोड़ हो रही। इसलिए स्पेशल राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया, जैसे लेमरू प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाया गया है उन चीज़ों को रोकने के लिए। तो आप हमको उन संसाधनों को बचाना है, ये एक पूरा सर्किल है। अगर हम ऊर्जा संरक्षण कर रहे हैं तो हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं तो मानव जाति का संरक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल, वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं। ये एक सर्किल है और हमको इस दिशा में बहुत प्रयास करने की जरूरत है। इसीलिए आने वाले फ्यूचर में, आज से ही आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है जी। आज साउथ पोल, नॉर्थ पोल में भी बर्फ पिघल रहे हैं। बिल्कुल, ये जानकारी, हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे सामने आती जाए, पूरा विश्व चिंतित है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो सुलभ ऊर्जा है प्राप्त, जो कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता, बिल्कुल, इसीलिए अक्षय बोला जाता है, इसीलिए अक्षय कहा जाता है। सही कहा। और इसमें भी मैं, जैसे इंग्लिश में इसको रिन्यूएबल ऊर्जा कहा जाता है, तो मैं हिंदी का शब्द को ज्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये अक्षय है। स्वागत है। क्योंकि ये क्षय ही नहीं होता है, तो रिन्यूअल होने की बात ही नहीं है, अक्षत है जी, अक्षत है। तो इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ताप ऊर्जा पे हमारा निर्भरता कम से कम हो। अब उस जितने भी हमारे पास आज पेट्रोल बचे हैं, डीजल बचे हैं, कोयला बचे हैं, उसको हम सुरक्षित रखें। हमारे आने वाले जो भविष्य है, हमारे आने वाले कल के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम इन चीज़ों को सुरक्षित रखें और अक्षय ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हमारे जंगल बचे, हमारे पहाड़ बचे, हमारा वायु बचे, हमारा वायु साफ सुथरा हो। जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में फैल रहा है, जिससे गर्मी फैल रही है अंतरिक्ष में, ये सारा चीज़ कम हो। ये कंप्लीट एक चक्र है। अगर हम अक्षय ऊर्जा पे जाते तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम होगा और सुरक्षित कर पाएंगे हम पूरे विश्व को, हमारे समाज को। जैसे आपने कहा कि अपन अक्षय ऊर्जा जैसे ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, तो इसी में एक छोटा सा सवाल आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन जैसे बारिश होगी, बादल छा जाएंगे, सूर्य देवता से ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे चलेगा? तो उसके लिए कुछ तकनीकी सुझाव है आपके पास? नहीं, पहले सारी दिक्कतें होती होंगी, लेकिन आज ये दिक्कतें नहीं आती हैं। अभी जो प्लांट है उत्कृष्ट तरीके के हैं। अच्छा। तो सारे मौसम में काम करते हैं, और आजकल वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है पहले के अपेक्षा। तो अभी के जो प्लांट है उन्नत है, तो वो हर मौसम में, हर परिस्थितियों में काम करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आम जनता को नहीं आएंगी। अच्छा साहू जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारा जो समाज है, उनको ऊर्जा संरक्षण की दिशा में संक्षिप्त में एक लाइन कोई बात कहना चाहेंगे कि ऊर्जा बचाने के लिए क्या करें? देखिए, मैंने अभी उस क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित किया था सभी का, और मैं उन सभी से आग्रह करूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से, सभी साथियों से, ग्रामवासियों से आग्रह करूंगा कि जो घर में हमारे जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, अगर उनका उपयोग ना हो तो निश्चित रूप से उनको बंद रखें। वो चाहे टीवी हो, पंखा हो, या कूलर हो, या और जो भी सामग्री ऐसी हो, जितना हम चल सके प्राकृतिक रूप से चले, और जब जरूरत है तभी उनको चालू करें। जो भी सामग्री हम खरीदते हैं तो उसमें रेटिंग रहती है, तो हमेशा 5 स्टार रेटिंग लेंगे तो उसमें ऊर्जा कम लगती है। और तीसरी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देने की बात है कि हमको अक्षय ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि आने वाले समय के लिए हम ताप ऊर्जा पे निर्भरता कम हो और हमारा संतुलन जो है प्रकृति के साथ वो बना रहे, और आगे आने वाला जो भविष्य रहेगा
वो सुरक्षित रह सके। साहू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी अक्षय ऊर्जा के संबंध में और छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की संभावना इस संबंध में। कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी। धन्यवाद सभी दर्शकों, उद्योग जगत इस कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे श्री विजय साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण से। और अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ किसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त शशांक खरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।